हेलो क्लास 9। इस वीडियो में मैंने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को पूरा कवर किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स को लिख दिया है। पहले तो दो चीज़ें इससे फ़ायदे होते हैं, एक टाइम आपका बचेगा और दूसरा राइटिंग कुछ ठीक रहता है। और जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख करके बता दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो देखिए, वर्क को डिफाइन किया जाता है जनरली, वो किस तरीके से वो भी मैंने लिख दिया है। इन जनरल, ठीक है ना, सामान्यतः, यानी हम लोग आपस में ऐसे ही नॉर्मली जब बात करते हैं, सोशली जब बात करते हैं, साइंस में नहीं, तो वो क्या कहा जाता है कि ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी जब आप करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एनी टाइप ऑफ यूजफुल लगाना पड़ेगा। यूजफुल का मतलब क्या होता है? उपयोगी। तो किसी भी तरह का उपयोगी भौतिक और क्या मानसिक कोई भी क्रियाकलाप करते हैं। भौतिक मतलब होता है अपने हाथों से, है ना, अपने शरीर के किसी अंग से किसी काम को करना। और उसके बाद मेंटल एक्टिविटी मतलब दिमाग की सहायता से, है ना, रीड आउट करना वगैरह, ये भी एक प्रकार का क्या कहा जाता है, वर्क ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये लग गया है ना, यूजफुल। यूजफुल का मतलब क्या होता है? उपयोगी। अब सपोज बहुत सारे लोग आलसी होते हैं, उसमें मेरा भी नाम है, ठीक है। सुबह दौड़ना होता है तो कभी कभी जाग पाता हूँ समय पर, कभी कभी नहीं। तो उसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जो मतलब सो जाते होंगे अपने बेड पे और सोचते रहते हैं कि ऑन टू द फ्यूचर मेरे साथ क्या होने वाला है। बिना मेहनत के वो सोचने लगते हैं कि मेरे पास कार आ गया है, मेरे पास बिल्डिंग्स आ गए हैं, मैंने बहुत तरह की बातें। ठीक है, तो क्या वो यूजफुल है? नहीं। चलिए उसको हटा दीजिए। अगर आप बैठे हुए हैं और सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं कोई वर्क कर रहा हूँ तो वर्क हो जाएगा? नहीं, तो सोचने से तो होता नहीं है। अच्छा, चलिए हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। अगर आप जा कर के ट्रक को खुद से धक्का देने लगते हैं तो क्या ट्रक आगे की ओर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना। तो उस समय वर्क हुआ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रक ने मूवमेंट शुरू नहीं किया और आपने कोई यूजफुल क्रियाकलाप नहीं किया। आपने बेकार में उतना बल लगा लिया। ठीक है, बिना किसी वर्क हुए, मतलब बिना किसी कारण के, या बोल सकते हो उसका रिजल्ट आपका क्या हुआ? वेस्ट हुआ। ठीक है, जो भी आपने बल लगाया वो आपका क्या गया? वेस्ट गया। तो क्या आपको समझ में आया वर्क होता क्या है? जब कभी भी आप काम करते हो, चाहे वो फिजिकल या मेंटल, लेकिन यूजफुल नहीं करते हो तो वो वर्क नहीं कहा जाएगा। यूजफुल होना जरूरी है। लेकिन ये डिफिनीशन आपको नहीं लिखना है। डिफिनीशन एक्चुअल में क्या आपको लिखना है, वो ये है कि वर्क इज डन। वर्क को डन समझा जाता है कब? जब ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब किसी के बल लगाने से, जब कोई बल लगाने से क्या प्रोड्यूस हो? मोशन प्रोड्यूस हो किसी भी तरह का, है ना। दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार में भी मोशन आ जाए, अगर सही में आ जाए तो वर्क समझा जाएगा। ट्रक को धक्का दे रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे मतलब मजबूती में बहुत ही ज़्यादा, तो अगर वो ट्रक को धक्का दे रहे हैं और मतलब वो आगे की ओर चला जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो समझा जाएगा कि वो हैं। तो वैसे लोगों की ज़रूरत बॉर्डर पे है, यहाँ पर नहीं है ना। तो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, है ना। मोशन प्रोड्यूस होता है तब उसको वर्क डन समझा जाता है। आगे है द वर्क डन बाय ए फोर्स। कोई फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, नहीं होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। इन सब के बारे में जिन फैक्टर्स पर ये निर्भर करता है कि वर्क कम हुआ, ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है। आप कॉमनली सोचिए, अगर आप मतलब वर्क कर रहे हैं तो किन दो फैक्टर पर आप मतलब उसको मापते हैं कि मैंने वर्क करा है? ठीक है, तो एक होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कितना बल आप लगा रहे हैं, कितना जोर लगा रहे हैं, पहला। दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, और आपके बल लगाने से वो वस्तु जिस पर आपने बल लगाया है वो आगे की तरफ कितना जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका 0 हुआ तो वर्क 0 होगा।
उसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी 0 है तो आपका वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो ये डिपेंड करता है वर्क का जो मैग्नीट्यूड है, वर्क का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कोई आपसे पूछेगा आपने वर्क कितना किया तो आप उसका कोई अमाउंट बताइएगा कितना, ठीक है, सपोज। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना था और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कितना था। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अभी अगर मान लीजिए क्लियर नहीं हो रहा है, सपोज समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। यूजिंग द फैक्टर्स फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों फैक्टर्स को साथ में लाइए और एक अच्छा सा डिफिनीशन वर्क का तैयार कर लीजिए जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। वो क्या, वर्क डन इन ए मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी है वो वर्क कर रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड, जो फोर्स एग्जर्ट आप कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना, उस पर उसके गुणनफल, ठीक है, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, और वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और किधर, जिधर आपका मोशन है उधर जब आप फोर्स लगाते हैं। तो एक्चुअल में ये बात समझने वाली है। अगर आपको कहीं पे जाना है, स्पेशली जगह पे जहाँ पे आपको जाना है और साइकिल लेके जाना है, सपोज होता क्या है कि आप उधर की ओर पेंडल ना चला करके आप निगेटिव चला रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क आप निगेटिव कर रहे हो ना कि आप पॉजिटिव कर रहे हो, आप वर्क तो नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जिधर जाना है उधर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, और नॉर्मली ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। क्लियर है? अगर आपको जाना है पाली तो आप अपने पैरों पर, अपने पैरों के मसल्स पर बल लगाएंगे, और किसका अगेंस्ट लगाएंगे, अपोजिट तरफ। फ्रिक्शन लगाते हैं ना ऐसे पैर से, तो ये हम क्या करते हैं, ज़मीन को धक्का देते हैं, पैर से ज़मीन को धक्का देते हैं, और किधर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है तो मैं साउथ की तरफ उसको धक्का दूंगा, तो वो मुझे क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ धक्का देगा हमारे शरीर को, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है? तो नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है। तो जिधर फोर्स आप लगाओगे उधर ही मोशन होगा, कि अपोजिट में हो जाएगा मोशन, बिल्कुल नहीं। क्लियर है इतना? तो अब बढ़ते हैं आगे। और अभी हमने डिफिनीशन के आधार पे ये जाना कि वर्क का जो डिफिनीशन है उसमें ये कहा गया कि वर्क जो होता है वो इक्वल होता है किसके किसके प्रोडक्ट के, तो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने से उसके बराबर। क्लियर है? तो उस डिफिनीशन के आधार पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड इनटू एस। एस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर है? तो वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतना? अब जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक और वर्क के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वर्क अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो 3 टाइप के होते हैं। देखिए, वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, और वो किस बात पर निर्भर करता है, द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर, है ना, बल जिधर की तरफ लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस बात पर। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन एंगल्स पर डिपेंड करता है कौन, वर्क के 3 टाइप्स। अब थोड़ा समझिए, देखिए, एक तो यहाँ पर हो गया, अगर यहाँ पर है और मान लीजिए पुश और पुल करते हैं, तो हम समझते हैं कि वो क्या हो रहा है, फोर्स आप अप्लाइड कर रहे हो, या पुश करते हो या उसको पुल करते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इसको आप यहाँ से रस्सी से पुल कर रहे हो, तो अगर उसको आप यहाँ से इधर की तरफ खींच रहे हो, है ना, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा ना, डायरेक्शन उसका ये होगा। लेकिन आप फोर्स अप्लाइड कहाँ कर रहे हो, इधर की तरफ। आप उसको रस्सी से, पहले बचपन में हम लोग खेलते थे, है ना, अभी भी बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, जिसमें एक लड़के को बैठा दिया जाता है, एक वो घूमने वाले चक्का वाला एक रहता है थोड़ा सा खिलौना, और उसके ऊपर बैठ जाता है और खींचा जाता है ना। अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया है, हम लोग जूट का जो बैग होता है, बोड़ा जिसको बोलते हैं, उस पर बैठ जाता है और ऐसे खींचते हैं हाथ से। तो वहाँ पर जब खींचते हैं तो उसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, ना कि पैरेलल खींचते हैं, क्योंकि उसमें हमें फिर मोशन करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और मोशन इस तरह हो रहा है, तो इनके बीच और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें बतलाता है कि किस तरह का वर्क हो रहा है। 3 टाइप होते हैं, तो किस तरह का वर्क है वो आपको बताएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए,
तीन तरह के वर्क और डिपेंड करता है कि जिधर फोर्स लग रहा है और किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके अनुसार तीन वर्क होते हैं। एक हो गया पॉजिटिव वर्क, एक हो गया निगेटिव वर्क और एक होता है ज़ीरो वर्क। जीरो वर्क से तो पता चल ही गया होगा कि जब वर्क बिल्कुल ना हो तो जीरो वर्क कहा जाता है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्क के बारे में होता क्या है। वर्क डन इज सैड टू बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है। वर्क डन कब पॉजिटिव समझा जाएगा? इफ द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो इसके बीच में रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन होना चाहिए? कि अप्लाइड फोर्स हो रहा है उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों मैच करना चाहिए, और जो एंगल दोनों के बीच में होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्लियर है? 90 डिग्री से कम रहेगा तभी जा कर के वो कहलाएगा आपका क्या? पॉजिटिव वर्क। यानी जिधर आपने बल लगाया उधर ही वर्क हुआ, उसी को ना पॉजिटिव वर्क कहेंगे, है ना। तो इतना क्लियर हो गया आपको? तो ये मैंने समझा दिया आपको। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये 90 डिग्री से कम लग रहा है, ठीक है। तो अभी और दो हैं इसके टाइप्स, अगर उसको जान लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इफ ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर हम देख लें ये अर्थ है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है इधर, तो उसका डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, और फोर्स भी किधर लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ये कभी कभी मैच नहीं करता है, बट नॉर्मली दिमाग में रखिएगा कि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और है एग्जाम्पल, वर्क डन बाई ए हॉर्स पुलिंग कार्ट, है ना। हॉर्स पुलिंग कार्ट जो होता है, तो या तो यहाँ पर देखिए एकदम डायरेक्शन आपका यही होगा। मान लीजिए हॉर्स जो है वो जो पीछे कार्ट लगा हुआ है उसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो वो उसका जो मोशन होगा वो भी इधर की तरफ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और ये भी इधर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से कम नहीं तो पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है इतना? और अब जान लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क के बारे में, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क हेडिंग दे दीजिए। और देखिए CGS सिस्टम में बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट ये है, और एक SI सिस्टम होता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि CGS सिस्टम पहले लागू होता था, अब नहीं होता है, बट कहीं कहीं इसका इस्तेमाल अब भी हो जाता है। बट SI सिस्टम अब जो होता है ये हर एक जगह पे लागू हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो CGS सिस्टम माने क्या होता है कि आप लेंथ को सेंटीमीटर में, अगर आप बात करें वेट का तो उसको ग्राम में, और जो क्या होता है आपका टाइम होता है उसको सेकंड में मेज़र करते हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यानी CGS सिस्टम। क्लियर है? तो इस CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क को अर्ग माना जाता है। यानी यूनिट ऑफ वर्क अगर हम CGS सिस्टम में पूछा जाए तो क्या होता है आपका? अर्ग होता है। और वहीं SI सिस्टम में अगर आपसे पूछ ले कि द यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, तो होगा द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर या जूल होगा, उसको जूल बोलते हैं। क्लियर है? अब क्या किया गया एग्जाम में, देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर किसी भी यूनिट को अगर वो बताया हुआ है तो उसका डिफाइन भी पूछ लेता है, या तो जैसे वो 1 वर्ग को पूछेगा या 1 जूल को पूछेगा। 1 अर्ग क्या होता है या 1 जूल क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए आपने पढ़ा है कि W इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1 जूल को डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब कि वर्क के जगह पे क्या होगा? 1 जूल, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 जूल है तो ये फोर्स है तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन, और इनटू अगर ये डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर। अब इसी को, ये वाला जो टर्म है इसी को वर्ड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क डन 1 जूल समझा जाएगा, कब समझा जाएगा? इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन का फोर्स, देखिए 1 न्यूटन का फोर्स
डिस्प्लेस ए बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देगा कितना, थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, ये अपने तरफ से लगा लीजिए। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जब वो 1 मीटर डिस्प्लेस कर देता है तो वो जो वर्क होगा वो कितना होगा, क्या होगा आपका 1 जूल। लेकिन किस सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में। वही अगर आपसे पूछ देगा सीजीएस सिस्टम में तो 1 वर्क को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जहां कहीं भी आपको यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल है, तो वहां पे वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, तो वहां पर सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो डाइन होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 डाइन डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर होता है तो यहाँ पर सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पर सीजीएस है तो सी से सेंटीमीटर हो गया। तो सीजीएस सिस्टम में दूरी को सेंटीमीटर में और एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में किस में मापा जाता है, मीटर में। तो दोनों में समानता है, एक याद रखोगे तो एक अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अर्ग और एक हो गया आपका 1 जूल। अगर 1 अर्ग को लिखने की बारी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अर्ग किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वर्क, तो वर्क बराबर फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है 1 डाइन का, और ये डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो रहा है 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 1 जूल ये वर्क को डिफाइन कर रहा है और यहाँ पे 1 न्यूटन क्या होगा फोर्स और 1 मीटर क्या हो जाएगा डिस्टेंस। ये तो एक क्वेश्चन आता है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ग का न्यूटन के साथ, अर्ग का इसके साथ जूल के साथ क्या रिलेशन है, अर्ग का जूल के साथ रिलेशन बताना है। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो अगर मुझे 1 जूल को 1 अर्ग के साथ रिलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये जो है सिस्टम दिया हुआ ये जूल के लिए दिया हुआ है, तो इसको चेंज कर देंगे और चेंज किस में कर देंगे, अर्ग वाले सिस्टम। अर्ग वाले सिस्टम में फोर्स को किससे मापा जाता है, न्यूटन की डाइन से, डाइन से। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। देखिए 1 जूल, तो 1 जूल न्यूटन को मैंने डाइन में चेंज कर दिया तो 10 टू द पावर 5 डाइन। याद रखिएगा 1 न्यूटन में कितना 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्ग को सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 10 टू द पावर कितना 7, और ये क्या हो जाएगा आपका अर्ग हो जाएगा। यानी 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। और आइए अब जानते हैं एक स्पेशल केस, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी हम कोई वर्क करते हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धरती से या अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हम अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना। मतलब मान लीजिए ये आपका अर्थ है और ये आपका सेंटर है, तो उधर से इधर होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो क्या इस लाइन का मतलब समझ में आपको आ गया? तो अब हम जानने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर रहेगा तो उसको न्यूमेरिकली कैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोबारा मैंने आपको वर्ड के फॉर्म में बता दिया है होता क्या है। वर्क डन इज When work is done against gravity, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क, तो जो वर्क का अमाउंट निकालिएगा आप, तो किस तरीके से निकालिएगा, डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे छूट गया है गलती से, क्योंकि गलती सबसे होती है। तो वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, जहाँ तक उसको उठाया गया है वहाँ से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस, और दूसरा उसका उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, इस बात पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ से यहाँ तक ये इस हाइट तक इस मास वाले ऑब्जेक्ट को उठाया गया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी m, इसको m मैंने मान लिया है, एंड वर्टिकल हाइट इज 8, और यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है h है आपका। तो अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि ये मैंने सेंटेंस के लिए क्यों लिखा था कि वर्क जो डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी वो किसके किसके बराबर होगा, तो वेट के ऑब्जेक्ट का जिसको आप उठा रहे हो, और जहाँ तक जिस हाइट तक उठा रहे हो उस हाइट तक का मतलब प्रोडक्ट किसके साथ, वेट के साथ। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, समझने की कोशिश करिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सरफेस से उठा करके अपने सर पे रख रहे हैं और वहीं पे आप पूरा 1 दिन तक खड़े हैं तो वो वर्क नहीं कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप धरती के सरफेस से वहां तक ला रहे हो तो ये मूवमेंट आप कर रहे हो।
सिर्फ फर्क इतना है कि आप वर्टिकली मूवमेंट कर, वर्टिकली का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हो, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। अब समझने की कोशिश करिएगा, आपने पढ़ा है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आपने पढ़ा है? तो बिल्कुल पढ़ा होगा। उसके बाद आपने फोर्स का मतलब जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा है कि जब एक्सेलरेशन और मास दिया हुआ है तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो W इज इक्वल टू एफ के जगह पे m इंटू ए लिखा जा सकता है, और एस पहले से तो है। अब अर्थ पर जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मतलब आ रहा होता है या उसका अगेंस्ट जब जा रहा होता है तो जो उस पर फोर्स अप्लाइड होता है ना, या जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किसके वैल्यू के बराबर होता है? g के, और g ऑन अर्थ कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन के जगह पे क्या लिख देंगे हम? g पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है, क्योंकि अर्थ के सरफेस से हम उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया m और g यहाँ पर हो गया a के जगह पे। और देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने क्या बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस हाइट तक, तो यही ना डिस्टेंस हो जाएगा। तो s के जगह पे h हो गया, यानी W इज इक्वल टू हो गया mgh। क्लियर है? अब थोड़ा सा और ये जो वेट वाला है पोर्शन, ये मैं समझा देता हूँ। आपने पढ़ा है कि जो वेट होता है वो इक्वल होता है किसके? जो फोर्स अप्लाइड होता है। अगर आपने वेट पढ़ा होगा मुझसे, और मास तो मैंने उसमें समझाया था कि वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, हर जगह पर इसका वैल्यू बदलते रहता है। अगर यहाँ पे कुछ और है तो वो मून पे जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेट है वो किसके बराबर होता है? फोर्स अप्लाइड के, और फोर्स बराबर फिर से वही फॉर्मूला m इंटू क्या होगा? g, और ये g का वैल्यू जो है वो बदलते रहता है। अर्थ पर अगर g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मून पे कितना है? 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस रीज़न से आप कह सकते हैं कि वेट का वैल्यू बदलते रहता है। लेकिन मैं ये नहीं समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था कि W इज इक्वल टू अगर F है और F इज इक्वल टू M इंटू जी है, तो W इज इक्वल टू M इंटू जी लिख सकते हैं। अब कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, W इज इक्वल टू यानी वर्क डन इज इक्वल टू अगर mgh है तो यहाँ पे हम वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? mg के जगह पे क्या लिख सकते हैं? वेट लिख सकते हैं, और इनटू हाइट। और हाइट क्या है भाई? वर्टिकल हाइट है ना। तो देखिए अब इस डिफिनीशन के आधार पे ये आपका प्रूफ हो गया। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन। कितना वर्क होगा जब एक फोर्स अप्लाइड होगा 10 न्यूटन का, ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर, और उसको कितना डिस्प्लेस करेगा? वो 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो कितना वर्क करेगा? ये बहुत ही इजी है, पता होगा आपको। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके आधार पे फोर्स कितना अप्लाइड कर रहा है? 10 न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 JOULE 10 जूल। आंसर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा कर सकता है। टेढ़ा मतलब कहने का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे टेढ़ा कर देगा। टेढ़ा करने का अर्थ ये है कि ये मीटर में है तो किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में है तो सेंटीमीटर में हो सकता है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एसआई सिस्टम में जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो ये रहना चाहिए। और ये तो बेचारा यहाँ पर न्यूटन के फॉर्म में है ही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग। किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, लिफ्ट का मतलब उठाना ऊपर की तरफ, उसका वजन है 200 kg, जो समझ ही रहे नहीं है उठेगा, ऑफ वाटर है ना, वाटर है और उसको उठाना है 200 kg का थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। और कितने मीटर तक उठाना है आपको? 6 मीटर तक। और इसमें g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये जानते ही कि 10 लेना है, ये बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं जब देखते हैं कि 10 आ गया है। तो 9.8 रहता है तो थोड़ा सा और लगता है। चलिए, तो जब दिया हुआ रहेगा 10 तो 10 लेना है, अगर नहीं दिया हुआ तो 9.8 लिया जाता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा जा रहा है, लिफ्ट मतलब उठाना होता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वेट जो ऑब्जेक्ट का है वो, और इनटू वर्टिकल जो हाइट होता है वो। क्लियर है?
तो वेट यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 kg, तो 200 हो जाएगा। और उसके बाद इनटू आपका हाइट कितना दिया हुआ है 6 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये है कि ये 200 kg है, तो 200 kg है इसका मतलब कि ये आपका मास दिया हुआ है, नहीं तो न्यूटन दिया हुआ रहता है। देखिए यही फ़र्क है, पहचानने का तरीका यही है कि अगर केजी दिया हुआ है इसका मतलब मास दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ रहेगा तो सही। तो ये 200 kg दिया हुआ है लिफ्ट करने के लिए किसी भी वाटर बॉडी को, तो वो समझ लीजिए उसका मास है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू आपका क्या होता है एक्सेलरेशन, है ना, आई इंटू क्या हो जाएगा हाइट, तो ये हो जाएगा एम, एक्सेलरेशन जो अर्थ पे लिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा जी, और इंटू हो जाएगा आपका एच। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना लेना है 10, और इनटू हाइट आपका कितना हो जाएगा 6। इसको आप हल करिए तो 6 टू जा कितना हो जाएगा 12,000 जूल हो जाएगा, 12,000 जूल। ये हो गया आपका आंसर। और अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक कार है जिसका वजन 1000 kg है, ट्रैवलिंग कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और स्टॉप हो जाता है एक डिस्टेंस पर 50 मीटर। और जब स्टॉप होता है तो एक वो डी एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्मली वो रुकता है, मतलब धीरे धीरे और एक नियम से एक प्रॉपरली वो रुकता है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, ब्रेक्स कितना फोर्स एग्जर्ट किया और कितना वर्क ब्रेक ने किया, क्लियर है। तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यू दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसकी जो चलने की रफ्तार है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और वो बाद में जा कर के रुक जाता है, ब्रेक लगने पर रुकता ही है ना। तो भी मतलब क्या होता है लास्ट वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अब आगे डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर, वो कार ब्रेक लगाने से पहले 50 मीटर की दूरी तय कर लेता है। फोर्स का अमाउंट बताइए, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया है, और W का भी वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं। चलिए वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि पहले मुझे फोर्स निकालना होगा, और फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, किधर है मास, अरे यहाँ पे है 1000 kg। मास दिया हुआ है, वो छूट गया था, लिख देते हैं जो गिवन है 1000 kg दिया हुआ है। बताया था ना वेट दिया हुआ रहेगा तो न्यूटन होगा। तो 1000 kg मास दिया हुआ है, और आपको एफ निकालना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, तो आ रही होगी, ठीक है। बढ़ते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है बट कहीं पर भी एक्सेलरेशन का कोई भी यहाँ पर उच्चारण नहीं है, तो एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाउंड आउट करने के लिए मुझे देखना ये है कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसके बीच में कोई रिलेशन है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, एक फॉर्मूला पढ़ा है v² = u² + 2as। क्या आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपको ऑन टू द सेकेंड चैप्टर पढ़ना था, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए v के जगह पे क्या पुट करेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर, u के जगह पे 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे निकालना है, और s माने डिस्टेंस होता है, तो वो हो गया 50 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा, यानी देखिए 52 जा कितना हो जाएगा 100a। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा -900 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, और उधर 100 गुना में है तो भागा में हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा कितना -9, a का वैल्यू -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a का वैल्यू निकल गया, क्योंकि मुझे फोर्स निकालना था, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1000 kg इंटू एक्सेलरेशन -9, दैट मीन्स कितना हो जाएगा -9000 आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, -9000 न्यूटन, क्लियर है इतना। तो ये हो जाएगा F का वैल्यू। अब मुझे निकालना है W का वैल्यू, तो उसी में निकल जाएगा। W बराबर क्या होता है बताइएगा जल्दी, तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है -9000
इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 50। तो आप इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मुझे पता है कि आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा। तो ये हो जाएगा 450000 इतना जूल। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इससे पहले हमने वर्क डन का फॉर्मूला जाना कि एक होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक और था जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा होता है ऊपर से गिरते हुए, और उसमें भी जो है हम लोग वेट को मल्टीप्लाई करते थे वर्टिकल हाइट से। तो दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक सीधे लाइन में जा रहा है, मूव कर रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो भी सीधा लग रहा है। यहाँ पर अर्थ का जो सेंटर होता है वहाँ से फोर्स लगता है और वो भी सीधा लगता है, और वहाँ पर जो है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स सीधा लगता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस तरीके से और यहाँ पे ये इधर मूव कर रहा है तो फोर्स ऐसे लगता था, है ना। तो जिधर मोशन करता था ऑब्जेक्ट वो, और जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता था वो, उन दोनों का डायरेक्शन सेम होता था। ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया है, और वो दोनों केसेस के बारे में हमने जान लिया है। और तीसरा केस हम अब जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। यानी यहाँ पे वर्क डन हो तो रहा है, लेकिन इस बार जो फोर्स लग रहा है वो ऑब्लिक्वली लग रहा है। ऑब्लिक्वली माने क्या होता है? तिरछा। ऑब्लिक्वली मतलब क्या होता है? तिरछा। सीधा नहीं, सीधा वाला केस पढ़ लिया, अब तिरछा वाला केस पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, इन मेनी केसेस, बहुत सारे कारकों में, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है इज एट एन एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिधर अप्लाइड हो रहा है, अप्लाइड किधर हो रहा है? अब इस वाले केस में देखिए, यहाँ पर ये कार आपको दिख रही होगी, ये कार BMW है, और आप कोई भी बना सकते हैं क्योंकि बनाना है पिक्चर ही तो। ठीक है, तो इस कार में जो फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो ऊपर की तरफ लग रहा है। एक धागा बंधा हुआ टॉय कार है भैया, वो BMW असली वाला नहीं है। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो आगे की तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा बचपन में, या आपने खुद खेला होगा खिलौने की आगे का धागा बांध कर ऐसे खींच लेते थे, तो अब जो टॉय होता था वो आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता था, और वो हम ऐसे तिरछा खींचते थे, लेकिन वो आगे की तरफ मूव करता था बिकॉज उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, तो वो आपकी तरफ नहीं जाता है, ऐसे टंग नहीं जाता है, और वो आप एक एंगल के अनुसार खींचते हैं। और ये एंगल को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को तिरछा खींचते हो, है ना, तिरछा बल लगाते हो, और ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सीधा मूव करता है, तो यहाँ पर वर्क डन कैसे पता करोगे? क्योंकि वहाँ पर पिछले केसेस में क्या हो रहा था कि आपके ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सीधा था, लेकिन आपके फोर्स का जो डायरेक्शन था वो भी सीधा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन सीधा तो है, बट फोर्स जो है वो क्या है? तिरछा है। ऑब्लिक्वली का मतलब क्या होता है? तिरछा। ठीक है, तो इन सच केसेज वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला W बराबर F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कैलकुलेट द वर्क डन, बिकॉज द डिस्टेंस मूव्ड, जो डिस्टेंस मूव हो रहा है ना, डिस्टेंस मूव किधर हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में। एस इज नॉट एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, वो एग्जैक्टली नहीं है, वो डिस्टेंस ट्रेवल ऐसे नहीं कर रहा है, वो इधर जा रहा है, अब फोर्स उधर लग रहा है, तो एग्जैक्टली नहीं है ना। ये क्लियर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल। तो कैसे निकालेंगे ये बताया जा रहा है कि द वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी। तो इस तरह का जब मतलब कोई वर्क हो रहा हो और इसमें कोई चीज़ पुल हो रहा है और उसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन एकदम एग्जैक्टली सेम ना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो उसमें जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्या होता है? ये देखो हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया? वर्टिकल। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर भी ये जो फोर्स लग रहा है ना, इसमें फोर्स लगाने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मूव कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह दिया गया। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, तो इनका प्रोडक्ट फोर्स के साथ एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, और जितना डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा यानी ये BMW कार, उसके प्रोडक्ट के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पहला, उसका प्रोडक्ट किसके साथ? डिस्टेंस मूव्ड ऑफ द बॉडी के साथ, और यही आपको देगा रिजल्ट। यानी W इज इक्वल टू, ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है। मन में आ रहा होगा कि ये कॉस थीटा क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच ली जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, बताइएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, अगर ये 10 में से स्पेशली पढ़ना है,
तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे क्या? अरे बिल्कुल कहेंगे। इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस, आई को हाइपोटेनस। अगर ये नहीं पता है तो घर पे पानी होगी, उसमें जा करके आप थोड़ा सा व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये पी, बी और ये एच हो गया। और इसमें क्या करना है भाई कि देखो हर एक एंगल के बीच में एक अपना रिलेशन होता है। मान लीजिए ये एंगल है और इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी और बी। तो पी और बी के बीच में रिलेशन को हम लोग किस नाम से, tan के नाम से शो करते हैं। इसमें पी और एच के बीच में जो रिलेशन होता है उसको साइन से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से बी और एच के बीच में रिलेशन होता है उसको कॉस से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखना है इस वाले केस में कि किसका किसका रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा में हमको रिलेशन किसे किसे ढूंढना है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, और जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं ये वाला। तो ये हो गया, देखो ध्यान से देखना है, ये वाला जो है वो क्या हो गया, एच। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, एच। एक तरीका है, दूसरा पहचानने का तरीका है जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा वो एच होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये हो गया आपका एच, ये हो गया आपका एच, और ये हो गया क्या आपका बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये है। तो बेस और एज के बीच में रिलेशन दिखाने वाला मैंने अभी बताया था आपको, कौन होता है, कॉस होता है। तो देखिए लिखा हुआ है एफ कॉस थीटा इंटू एस। नॉर्मली मैं लिख देता हूं इसको एक बार और साफ तरीके से, और आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए तो शुरू करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर यहाँ पे थीटा है, अगर थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ए बी सी, ठीक है। तो थीटा जो जहाँ एंगल बनता है उसके सामने वाला जो रहता है, सामने ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री जो बन रहा है उसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और ये जो बच गया वो क्या हो गया आपका बेस। तो ये परपेंडिकुलर एक बेस और एक क्या हो गया आपका भैया बताओगे, हाइट हो गया, ठीक है। इतना तो दिमाग में आ रहा होगा। अब मैंने बताया ना कि हर एक साइड का एक रिलेशन होता है और उसको दिखाया जाता है। जैसे P और H के बीच में रिलेशन दिखाना है तो वो साइन से दिखाया जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एच। उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई एच। उसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई B। यानी अगर P और B के बीच में रिलेशन दिखाना है तो tan थीटा, और P और H के बीच में दिखाना है तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और B और H के बीच में दिखाना है तो कॉस थीटा। तो उस वाले केस में यहाँ पे गाड़ी थी और इस गाड़ी को यहाँ से ऐसे खींचा जा रहा था और ये मूव कर रहा था इधर तरफ, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये वाला थीटा था। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया 90, और 90 के सामने वाला थीटा के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा बी। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एक तो जो फोर्स का डायरेक्शन है ये वाला, मतलब डिस्टेंस जिधर ट्रेवल कर रहा है ये, ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये जिधर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो ये दोनों, ये हो गया बी और ये हो गया एच। और बी और एच किस में है देखिए कॉस थीटा, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क डन जो होगा वो क्या होगा एफ कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा एस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। तो यही फर्क है। और इस फॉर्मूला से जहाँ कहीं भी ऑब्लिक्वली, यानी इस तरह का जब केस आएगा जब ऑब्जेक्ट ऑब्लिक्वली फोर्स लगा रहा होगा कोई और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा हॉरिजॉन्टली, तो वहाँ पर हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि कभी कभी थीटा का वैल्यू हो सकता है एग्जाम में न दिया हुआ हो, है ना। तो कैसे हम इसको बनाएंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉस यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन सकता है, कभी कभी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन सकता है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, कहने का अर्थ है कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये स्ट्रिंग से बांधा हुआ इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ना एंगल बन सकता है, थीटा के जगह पे कोई भी एंगल बन सकता है 30 60। लेकिन हाँ मतलब आपको उतना ज़्यादा हार्ड नहीं देगा, आपसे पूछेगा 30 का 60, आपसे पूछेगा 90 का, आपसे पूछेगा 45 का, तो उतना आपको याद कर लेना है। उसको याद करने के लिए मैं आपको नॉर्मली एक बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर हम थीटा को देख लें, ठीक है, थीटा के वैल्यू को, तो यहाँ पर अगर हम 0 ले लें और यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90,
और ऐसे इसको सजा दे अगर, ठीक है। और अगर हम साइन का वैल्यू निकालना चाहें, साइन थीटा का, मैंने साइन के सामने अब मैं निकाल रहा हूँ तो ये साइन का वैल्यू आएगा जो भी, यानी साइन 0 का वैल्यू यहाँ, साइन 30 का वैल्यू यहाँ, साइन 45 का यहाँ, साइन 60 का यहाँ, साइन 90 का यहाँ। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बता रहा हूँ तरीका याद करने का, समझिएगा। देखिए पहले क्या करिए, यहाँ पे 0 लिखे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या लिख दीजिए 4। इतना तो क्लियर है। अब सबको 4 से भागा दे दीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड नहीं, 4 से भागा कर लिए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले बदल दीजिए। 0/4 क्या होगा 0, 1/4 क्या होगा 1/4 ही होगा, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 होगा, 3/4 क्या होगा 3/4 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। पहले 0 1 2 3 4 लिखिए, सबको 4 से डिवाइड करिए और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दीजिए और उसको फिर रूट करिए। भैया रूट में मैंने कर दिया है, रूट में मैंने कर दिया है, रूट में कर दिया। 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1 और रूट का 2 का रूट कोई नहीं तो रूट 2 में रह जाएगा। 3 का रूट कितना 3, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 1 का रूट 1 होता है, पता ना कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 है तो 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो खाली बहरी 1 निकलेगा। इतना बेसिक जानकारी आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो इस साइन का पता चल गया, साइन 0 का वैल्यू कितना 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया 1। अब कहिएगा सर कॉस का ना मालूम करना था, आप गलती से साइन का मालूम कर लिया। अरे भैया सेम बतवा है। देखिए अब हमको मान लीजिए कॉस का निकालना है, तो हम करना कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, E1 जो है ना यहाँ पुट कर लीजिए, I जो √3/2 है वो यहाँ पुट कर लीजिए, I1/√2 तो ये जगह पे पहुंच जाएगा, I1/2 यहाँ पर है तो यहाँ पुट कर लीजिए, E0 यहाँ पर है, मतलब उल्टा लिख देना है। एन से इसे लिख रहे थे ना, अब इस बार पलट करके ओने से एन लिख देना है। समझ में आया, तो कॉस का सारा वैल्यू आ जाएगा। अब आओ आगे क्लास में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, जब पढ़िएगा 10 क्लास में तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा tan का भी, और उसमें भी यही ट्रिक लगेगा। एक का मालूम कर लीजिए फिर बाकी पता चल जाता है। तो ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस का। इसमें स्पेशली हमको याद करना है किसका, कॉस का, क्योंकि यही आने वाला है आपको काम न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। पीछे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा जिसमें W = क्या था आपका, F cos थीटा इंटू डिस्टेंस, और वो किस लिए था, क्योंकि ऑब्लिक्यूअली फोर्स लग रहा था, तिरछा फोर्स लग रहा था और ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्ट्रेट जा रहा था, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के एग्जैक्ट नहीं था, ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा था। अगर हम इस क्वेश्चन के द्वारा हम उस चीज़ को समझें तो कैसे समझ सकते हैं कि एक चाइल्ड है जो एक टॉय को, एक खिलौने को खींच रहा है ना, और 10 मीटर तक खींचता है। कितने मीटर तक खींचता है, 10 मीटर तक। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एस का वैल्यू कितना हो गया 10 मीटर, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना होता है। द स्ट्रिंग हेल्ड इन द चाइल्ड हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग है धागा और इधर तरफ मोशन कर रहा है, तो जो एंगल है यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, आपका F का वैल्यू है 5 न्यूटन। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन बताइए। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, W = क्या होता है भैया, F cos थीटा। क्यों होता है मैंने बता दिया है, इनटू डिस्टेंस। तो F कितना है आपका, देखिए 5 न्यूटन, cos थीटा कह रहा है तो cos 60 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे cos लिख दीजिए, थीटा के जगह पे 60 पुट करिए, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10, तो ये हो जाएगा 5 इंटू cos 60 का मान कितना होता है। अब मैंने आपको टेबल समझा दिया है, तो उससे अगर आप लीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10, 2 5 = 10, यानी ये हो जाएगा आपका 25 JOULE जूल। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये अब इन दोनों सिचुएशंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब पहले मैंने आपको पॉजिटिव वर्क के बारे में बता दिया, इसके बाद जो भी मैंने आपको बताया कि F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, या F यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो सब पॉजिटिव वर्क के लिए है। यहाँ पर नॉर्मली अब बात करने वाले हैं निगेटिव वर्क के बारे में। निगेटिव वर्क कैसे होता है उस पर बात करते हैं।
वर्क डन इज सैड टू बी निगेटिव इफ द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उसके अपोजिट में जब बल लगे, एकदम अपोजिट में जब बल लगे, है ना, यानी बल डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और बल हम इधर लगा रहे हैं, तब जो कहलाएगा वर्क वो क्या कहलाएगा, निगेटिव वर्क आपका कहलाएगा। क्लियर है इतना बात। और उसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लगता है इसमें तो 180 होता है। खुद दिमाग लगाइए, ये इधर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इधर की तरफ मूवमेंट, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो एंगल बना यहाँ पर कितना बन गया, 180 बन गया। तो 180 अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड जो फोर्स अप्लाइड आप कर रहे हैं उसके बीच में अगर रहेगा तो उस तरह का जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। तो फटाफट समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली न्यूमेरिकली। देखिए वर्क बराबर एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बोलिएगा होता है। तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा का जगह पे क्या लगना है 180, 180 इंटू एस, W बराबर एफ। एक कॉस 180 का मान मेरी तरफ से आप याद रख लीजिए और बाकी का तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है। तो कॉस 180 का मान कितना होता है -1, दिमाग में रखिएगा, और इंटू एस। अब यहाँ पर W का जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में ना आएगा, और माइनस में जो वैल्यू आता है उसको निगेटिव कहा जाता है। तो ये जो वर्क का वैल्यू आया है वो क्या आया, निगेटिव आया, दैट मीन्स निगेटिव वर्क हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगता है, मोशन इधर की तरफ हो रहा है और पीछे की तरफ, है ना, तभी तो हम धक्का दे करके आगे की तरफ मूव करना मतलब चालू कर देते हैं। वर्क डन बाय ब्रेक्स। ब्रेक्स भी वही करते हैं, आगे की तरफ साइकिल जा रही है, ब्रेक लगाया पीछे की तरफ, है ना, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लगे तो वो और सपोर्ट कर देगा, तो वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्लियरली है कि अपोजिट में लगाया जा रहा है, तभी जाकर के वो साइकिल जा करके रुक रही है। ठीक है, तो समझ में आया आपको निगेटिव वर्क। जब आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसका डायरेक्शन अगर दोनों अपोजिट हो तभी ये पॉसिबल है। दूसरा 180 डिग्री, तो दोनों का बतवा सेम है, खाली बताने का तरीका अलग अलग है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकली मैंने प्रूफ कर दिया है, ये वाला फॉर्मूला के बारे में आपने पहले से जाना हुआ है। चलिए थर्ड सिचुएशन के बारे में जानते हैं, जीरो वर्क के बारे में। किसके बारे में, जीरो वर्क। इफ द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, जब आपका बल लगाया हुआ हो जीरो, ये पहले भी मैंने बताया है। बिकॉज जैसे देखो वर्क बराबर नॉर्मल डिफिनेशन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो दोनों में से कोई अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो नहीं हो जाएगा, बताइए ना। तो अगर मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं न के बराबर तो वो जीरो हुआ। उसी तरीके से मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया तो भी वर्क जीरो हुआ। दीवार को धक्का लगा रहे, दीवार मूव कर रहा है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। या कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन आपके फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का कितना, अगर 90 डिग्री हो तो फिर भी समझ लीजिए कि आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर फोर्स अप्लाइड जीरो होगा तो जीरो पक्का होगा। सर आप तो मतलब समझाना क्या है, हम तो समझ ही रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट वाला बतवा तो एकदम हम समझ लेते हैं, लेकिन ये वाला एंगल वाला बात थोड़ा समझाइए हमको, क्योंकि मंद बुद्धि आप लोग तो है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे समझना है। W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए एफ कॉस थीटा का वैल्यू मैंने कितना बोला था, 90 डिग्री, तो थीटा का जगह पे 90 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू कॉस 90 का वैल्यू कितना, जीरो होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो कुछ भी रहे भैया, एक जीरो आ गया तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इसको कहते हैं भाई कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जीरो वर्क हुआ है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिसको लेकर के हम चर्चा करते हैं, और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है थोड़ा समझिएगा, एक एक करके बताऊंगा और समझ में आपको आ जाएगा। तो ये सपोज एक फुटबॉल है, ठीक है, और कोई भी बॉल, एक मान लीजिए एक बॉल है, और वहाँ से यहाँ से इधर से किक मारा गया है इस पर, यहाँ पे, तो फोर्स अप्लाइड हुआ और डायरेक्शन क्या उसका हुआ, ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है, फोर्स अप्लाइड हुआ, किक मारा यहाँ से गया तो, और ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन इधर की तरफ शो कर रहा है ना, तो ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव वर्क होगा। क्या वर्क होगा आपका, पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है इस बॉल पर और उससे जो मोशन पैदा हो रहा है, ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, पॉजिटिव वर्क का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोर्स अप्लाइड का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन एक ही है। क्लियर बात है।
दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्स अप्लाइड ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन यहाँ नीचे एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब फोर्स अप्लाइड हो रहा है और नीचे एक फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का वर्क होगा, है ना, यहाँ पर इस फोर्स अप्लाइड से ये जो मोशन में आया तो यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये फोर्स अप्लाइड से जो वर्क हुआ है ना, ये पॉजिटिव वर्क हुआ, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन का वर्क हुआ वो क्या हुआ, आपका निगेटिव हुआ। तो इसको निगेटिव वर्क का एग्जांपल लेंगे, लेकिन किसके लिए, तो फ्रिक्शन के लिए। और यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, बट यहाँ पर मैं फ्रिक्शन के लिए ले ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फोर्स अप्लाइड हो रहा है और उससे मोशन हो रहा है। यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ और उधर से फ्रिक्शन लग रहा है, तो इधर से फोर्स उधर से फ्रिक्शन, तो माने किसका, तो निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रिक्शन का होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स अप्लाइड का डायरेक्शन और उधर से आपके मोशन का डायरेक्शन एक तरह से कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में मोशन उधर की तरफ करेगा क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा सा है ना, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ करके वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो मेरे कहने का बात आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, मेरे सापेक्ष को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, क्या है, तो ये आपका है क्या, ये सन है और यहाँ पर ये प्लैनेट है जो मूव कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। अच्छा चलिए मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक रस्सी में एक धागा में बांध लीजिए एक स्टोन को और ऐसे घुमाइए, ठीक है, ऐसे घुमाने पर ऐसे छोड़िए, एक ही पर एक जब छोड़ते हैं, एक पर एक जब छोड़ते हैं उसको, तो वो ऐसे स्ट्रेट जाता है कि नहीं, ऐसे घूमता है पहले थोड़ा सा फिर जाता है स्ट्रेट, ऐसा होता है क्या, नहीं, या ऐसे घूमने ही लगता है, फिर वो ऐसे छोड़ देते तो घूमने लगता है, नहीं, स्ट्रेट जाता है। पहले तो ये एग्जाम्पल करना नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं है कहीं पे ऐसा जगह पे जहाँ पे किसी को चोट लग जाए और फिर वो आपका मतलब बदला ले ले आपसे। लेकिन मैं ऐसे ही नॉर्मली समझा रहा हूँ कि अगर आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे छोड़ रहे हो, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सन है वो इस प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ है, ये वाला हुआ, यहाँ से यहाँ इस तरीके से, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, बताओ जल्दी, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का बन रहा है, दैट मीन्स वो हो जाएगा एफ कॉस 90 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फिर से 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट बीच में है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन कोई कर रहा है, तो वो जो आपका वर्क वहाँ पर होगा किसका, प्लैनेट का, अगर ये सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वो 0 हो जाएगा। चाहे वो आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट अगर प्लैनेट की चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो वहाँ पर उस सैटेलाइट का वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। और चलिए अब जानते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, वर्क आपका हो गया, अब एनर्जी, और फिर एक बचा हुआ हर और टॉपिक है, उसका नाम है पावर। तो सबसे पहले जानते हैं अभी एनर्जी के बारे में। एनर्जी है क्या, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तभी ना आप लगा पाइएगा जब आपके पास क्या होगा, एनर्जी होगा। तो कह सकते हैं जितना ज़्यादा एनर्जी आप रहेगा आपके पास उतना ज़्यादा आप फोर्स लगाइएगा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा फोर्स, और जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा आप वर्क करिएगा। तो एक तरह से डिफिनीशन ये कह रहा है कि एनर्जी जो है आपके वर्क करने की एबिलिटी को दर्शाता है, यानी जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा वर्क करिएगा, और जितना कम एनर्जी होगा उतना ही कम वर्क करिएगा, पहला पॉइंट। अगला है द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। कहने का अर्थ यह है कि the amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। जब कोई एनर्जी के द्वारा, है ना, किसी वर्क को करता है, तो जो एनर्जी का अमाउंट होगा, जो क्वांटिटी होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो वर्क के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं यहाँ से 5 जूल एनर्जी लगाता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए एक क्या है, मोटरसाइकिल है, मैं उसको धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, वो स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं उसको धक्का दे रहा हूँ। तो अगर मैं 5 जूल का एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ अपने शरीर से, तो मेरा जो 5 जूल है वो ट्रांसफ़र होकर के उस बाइक में जाएगा, और वो बाइक जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, है ना, कुछ डिस्टेंस तय करेगा, और उसका जब वर्क निकालिएगा उस मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी,
है ना, और मैं पॉजिटिव वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आपको मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पर उनका जो वर्क होगा वो 5 जूल ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से 5 जूल एनर्जी ही रिलीज किया है। तो मैं जितना एनर्जी यहाँ से रिलीज करूँगा उतना ही एनर्जी फिर वो वर्क वाले में कन्वर्ट कर देंगे। यही कहने का अर्थ है इस वाले सेंटेंस का। बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं आगे। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर के बारे में मालूम ही होगा आपको। इसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। इसको इस तरीके से समझते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में धक्का दो, उस डायरेक्शन में धक्का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एनर्जी आपका लगना ही लगना है। ठीक है, तो एनर्जी का कोई ऐसा डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, जिधर भी लगाओ एनर्जी तो रिलीज करना ही करना है अगर आपको वर्क कराना है तो। यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला सेकंड लाइन यूनिट ऑफ एनर्जी को सॉल्व करेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि जो वर्क आप कर रहे हो वो एक तरह से जो मैं एनर्जी यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, मेरे शरीर से जो एनर्जी लग रहा है ना, उसका अमाउंट ही ना वर्क हुआ। मैंने क्या बताया था कि 5 जूल का यहाँ से मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ उस बाइक पे, और वो बाइक आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, अगर उसका मैं वर्क निकालूंगा तो भी 5 जूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम होते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम कहें कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी तो वो भी क्या होगा आपका जूल, क्योंकि वर्क का भी जूल होता है। तो वर्क, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को वर्क के फॉर्म में ही प्रेजेंट किया जाता है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, डिनोटेड बाय जे, यानी ये जो ऐसा यूनिट है जूल, इसको जे से डिनोट किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल है। अब डिफिनीशन कभी कभी आता है 1 जूल एनर्जी को डिफाइन करिए। मैंने क्या बताया था, हर एक यूनिट का डिफिनीशन आता है ऑन टू द 10th क्लास भी, और इसमें भी तो आ ही रहा है। इसका डिफिनीशन क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ऊर्जा की ज़रूरत, फॉर डूइंग, करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क। कितना वर्क करना है, 1 जूल। यूनिट वर्क को करने के लिए जितना आपको एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी को 1 जूल एनर्जी कहा जाता है। तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, ये दिमाग में रखिएगा। द यूनिट ऑफ एनर्जी जूल इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ब्रिटिश फिजिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्हीं के नाम पर ये जो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है उसको रखा गया था। अरे ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं एनर्जी के, लेकिन उसमें मेनली 2 पढ़ना है। एक है आपका काइनेटिक एनर्जी और एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को पढ़ लेते हैं, होता क्या है। देखिए, आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, और रास्ते में कोई एक और आदमी एकदम रास्ते में एक पर एक आ जाता है, ठीक है, तो मैं रुकने से पहले कुछ उसको धक्का दूंगा, या मैं भी हो सकता है कि गिर भी जाऊं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं रनिंग में हूं, तो मेरे अंदर कोई ना कोई एनर्जी पहले से है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ से 5 जूल का बल्ब मोटरसाइकिल पे लगा रहा हूँ तो मोशन में आ जा रहा है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो किसी न किसी माध्यम से एनर्जी मेरे अंदर है ना, जिसके कारण मैं दौड़ रहा हूँ, और मेरे दौड़ने से, क्लियर है, मेरे दौड़ने से वहाँ पर वर्क हो रहा है, ठीक है, मेरे दौड़ने से वहाँ पर वर्क हो रहा है, और रास्ते में कोई रुकावट आ जा रही है तो मैं उसको भी धक्का दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक वर्क कर रहा हूँ, मैं एक डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, तो भी एक वर्क ही कर रहा हूँ। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई क्रिकेट का बॉल है, अगर कोई क्रिकेट का बॉल है और वो जब जा कर के रनिंग में है तो उसके पास एनर्जी है, वो प्रोसेस कर रहा है एनर्जी, और जैसे ही वो जा कर के टकराता है विकेट से, तो विकेट को वो मूव कराता है, मतलब वहाँ पे वो वर्क करता है। क्लियर है बात। तो इसी से डिफिनेशन तैयार हुआ कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है या होती है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी माने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास एनर्जी होगा, और वो एनर्जी क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। अब इसको फॉर्मूला हम निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो उसको न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, जो पोजीशन ए पर है और उसकी वेलोसिटी स्मॉल भी है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल भी, और उधर से फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे नीचे से उधर से, ठीक है, और ये मोशन में है, ये पहले से मोशन में है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल भी है, और बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन बी पर जाके रुक जाती है क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है।
नीचे से फ्रिक्शन लग रहा है, वो जाकर के रुक जाती है कुछ डिस्टेंस को तय करने के बाद। कितना डिस्टेंस को तय करने के बाद? एस डिस्टेंस को तय करने के बाद। और ये जाकर के जब रुकती है तो इसका वेलोसिटी जो है वो कैपिटल भी हो जाता है ना। क्या हो जाता है? इसका वेलोसिटी कैपिटल भी हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये मोशन में है तो ये तुरंत नहीं रुक जा रहा है, ये इतना डिस्टेंस तय कर रहा है, और इतना डिस्टेंस तय कर रहा है मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो वर्क करता ही करता है रेस्ट में आने से पहले, है ना। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप साइकिल से जा रहे हो रोड पे, सामने जो ट्रक है या कोई भी एक बड़ा सा व्हीकल से टकराओ, है ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल बहुत ही सटीक हो जाता है। चलिए इसको सीरियसली ना लीजिएगा और जाकर के करने मत लगिएगा, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रूफ करते हैं या इसका फॉर्मूला निकालते हैं। किसका फॉर्मूला निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी का। चलिए, हमने ये जाना कि जो काइनेटिक एनर्जी है, हमने ये जाना कि जो एनर्जी है वो वर्ग का ही एक रूप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्ग का डिफिनीशन लिख देता हूँ। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर है? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो मोशन में था, वो मोशन के कारण जो वर्क हो रहा है वही ना काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे वर्क के जगह पे काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मोशन के कारण जो एनर्जी हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, मोशन के कारण जो वर्क हो रहा है ना, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यानी वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क की जगह पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, या हम बोल सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर समथिंग निकाल लेना है। बात समझ में आ गई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर अगर कुछ हम प्रूफ कर दिए तो वही उसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पहले से कोई एक अवरोधक तो सिंपल सा है कि फ्रिक्शन है उधर से, तो अगर कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो तीन इक्वेशन होते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो निकाली जाती हैं। जैसे v निकाली जाती हैं, u निकाली जाती है, डिस्टेंस निकाली जाती है। उसमें एक था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस चुनना कौन है, ये मेन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं पर भी टी का कोई लेना देना है नहीं ना, कि इतना समय में ही जाकर रुक रहा है। रुकेगा अपना फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना जल्दी रुकेगा, जितना कम उतना ज़्यादा दूर तक तय करेगा। क्लियर है? तो इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं ना है। पहला इक्वेशन क्या है बताइए तो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें टाइम है ना, तो इसको हटाइए तो फटाक से, टाइम का जरूरत नहीं है इसमें। चलिए अब अगला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टी है का? अरे हटो भाई, अब बच गया क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही ना बचा। यानी यही फॉर्मूला पर हम ये प्रूफ कर देंगे। कौन सा प्रूफ कर देंगे भाई? कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो आप क्या रूल अपनाओगे, मतलब किस तरीके से निकालोगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो है फाइनल वेलोसिटी होता है, ये जो v होता है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v है। और फाइनल वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो एनर्जी मोशन में होता है ना, जो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस मोशन के कारण जो उसके पास एनर्जी आ जाती है ना, वही काइनेटिक एनर्जी होती है, या वो जो वर्क करता है ना। तो वर्क भी तो एक फॉर्म है एनर्जी का, ये मैंने पहले बता दिया है आपको। तो यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आने तक जो भी वर्क कर लेता है ना, और उसको काम करने में जितना उसको एनर्जी लगता है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे भी जो होगा वो बाद में ऑब्जेक्ट जाकर के रुक जा रहा है तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या यहाँ पे स्मॉल v बोला था, स्मॉल v का स्क्वायर। आप u भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम जानते हैं कि मैक्सिमम जगहों पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 मतलब हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसलिए u ना लिख करके मैंने स्मॉल v लिख दिया है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ आपको डिनोट करना पड़ेगा कि है क्या। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्मॉल v स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं। तो कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल ही कम है।
कि ज़्यादा है कम है, लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा ये है कि ऑब्जेक्ट पहले ज़्यादा वेलोसिटी में था और धीरे धीरे ये कम हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो ये ए जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी ये जो प्लस साइन है ये क्या हो जाएगा माइनस, और भी स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। मतलब भी स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, इधर -2s है तो आज इधर आ जाएगा, और पलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप जानते हैं। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यहाँ पर आ गया। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पर देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है। इसमें मेरे पास एक एक्स्ट्रा ए है, तो ए को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स अप्लाइड जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ये पढ़ा है हमने पहले, और ये किस नियम से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा है कि फोर्स अप्लाइड जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर एफ हो जाएगा और m मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा, और यहाँ पर a नहीं हो सकता है, तो कहिएगा कि बिल्कुल हो सकता है। आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू ए के जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए f बाई एम, एफ बटा एम आई इंटू एस। ये 1 2 3 बार बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। ठीक है, और जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आपको मतलब लगे कि ना समझ में आ रहा है, बुक देखिए, समझने की कोशिश करिए, कहीं पर भी अनलॉजिकल चीज़ नहीं लिखवाया जाएगा या बताया जाएगा। तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस। मुझे देखो एफ इंटू एस का वैल्यू निकालना है। क्या इसमें एफ और एस है? तो बोलिएगा सर बिल्कुल है। तो एफ और एस देखो इधर है, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, एफ इंटू एस, और इधर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, और इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता है? कहिएगा सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। f इंटू एस इज इक्वल टू हाफ, ये 1/2 अलग हो जाएगा, और m भी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर एफ इंटू एस जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा था, मैंने पहले ही लिखवा दिया। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर एफ इंटू एस, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ पर m जो है ऑब्जेक्ट का मास है और v जो है उसका वेलोसिटी जिससे वो गति कर रहा है। तो क्या ये आपको समझ में आया है? ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो ठीक है, करते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में दोबारा। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने फॉर्मूला डिराइव किया क्या कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, हमें इससे क्या कंक्लूजन मिलता है? तो ये मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। किसके होता है? मास के। देखो ये वाला सामने है ना बराबर के इधर, तो ये वाला साइन जैसे ही हटेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोग को वीडियोस में। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर आपका मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये 2 टाइम्स तो ये भी 2 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स तो ये भी 4 टाइम्स। अगर वो हाफ होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके बाद अगला, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है मूविंग बॉडी के लिए निकाला जाता है तो उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, तो उस वेलोसिटी के स्क्वायर के होगा, यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। माने कहने का अर्थ ये है कि अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ना है। और ये अगर 3 टाइम्स तो ये 9 टाइम्स, ये अगर 4 टाइम्स तो ये कितना, 16 टाइम्स। स्क्वायर कर देना है। इतना समझ में आ गया? अब इस पर एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मास 2 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। देखिए एम दिया हुआ है कितना, 2 kg, उसके बाद वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट देख लेंगे, हाँ ये सही यूनिट में है, अभी सही यूनिट में है, यानी ऐसा यूनिट में रहना चाहिए। ऐसा यूनिट इसका वो हो गया केजी के फॉर्म में, और ये मीटर पर सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे।
इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर अभी हमने पढ़ा कि 1/2 mv² होता है, तो 1/2 हो जाएगा, मास के जगह पे 2 लिखेंगे और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10 यानी कितना हो जाएगा 1/100। 1/100 इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 और काइनेटिक एनर्जी है तो इसको जूल के फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 2 बॉडी है, 2 वस्तु है और उसका मास बराबर है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है दोनों का, एक का भी है तो एक का 3 भी है। मतलब अगर एक 9 है तो एक 27 है, एक 3 है तो एक 9 है, एक 1 है तो एक 3 है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स कह दिया, तो एक भी है तो एक 3 भी है। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो रेशियो के बारे में आप जानते हैं ना कि सेम दो जो क्वांटिटी होता है उसके बीच में जब हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो निकलता है। यानी दोनों अलग अलग रहेगा तो नहीं, दोनों क्वांटिटी अलग अलग रहेंगे तो नहीं, दोनों सेम काइंड का होना चाहिए, सेम प्रकार का होना चाहिए। आपने मैथ्स में पढ़ा है। तो ये तो इससे हमें आसानी होती है। क्या आसानी होती है थोड़ा समझिएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी आप निकालिएगा तो मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकालिएगा तो Ke1 लिखिएगा और सेकंड का निकालिएगा तो Ke2। रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड के फॉर्म में लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए, इसको आप क्या लिखेगा 1/2 mv² और इसका भी क्या लिखेगा 1/2 mv²। इसमें 1 लगा दीजिए, इसमें भी 1, इसमें 2 लगा दीजिए, इसमें भी 2 लगा दीजिए, है ना। ये मतलब 1 वाला का हो रहा है तो 1 सब में लगा दीजिए, ये 2 वाला का हो रहा है तो 2 वाला। अब देखिए इसमें सेम क्या क्या है, 1/2 सेम है और मास भी सेम है तो मास भी कट आउट हो जाएगा। यानी बस इसका जो वैल्यू आएगा ना, है ना, वही मुझे दे देगा रेशियो। अब ध्यान से समझिए, ये क्या है आपका भी है तो ये भी हो जाएगा और इसके जगह पे अगर v1 के जगह पे भी रख रहे हैं तो v² हो जाएगा ना। और इधर देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3v और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये समझ रहे हैं आप। देखिए v2 = क्या हो जाएगा 3v, यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। उसके बाद v² हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 9v²। v² कैंसिल तो हो जाएगा 1/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:9। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट। जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इसका डिफिनीशन जान लीजिए क्या होता है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन के कारण अगर किसी वस्तु में एनर्जी सस्टेन होता है या उसके पास आ जाता है एनर्जी और चेंज इन शेप या उसके आकार बदलने के कारण उसके पास एनर्जी आ जाता है तो उस तरह के एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब ये अच्छे तरीके से समझ में तब आएगा जब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए मेरे पास मार्कर है तो मार्कर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये अर्थ के सरफेस से टच किया हुआ है और जैसे ही मैंने इसको उठाना ऊपर शुरू किया तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, जानते हैं ना ग्रेविटी अर्थ के सेंटर से लगता है, तो उसके अगेंस्ट मैं जब इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का अगेंस्ट काम कर रहा हूँ और मेरा मसल्स इस पर काम कर रहा है। मस्कुलर फोर्स नाम सुने होंगे आप, मैं लगा रहा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि मेरे मसल्स से जितना एनर्जी लग रही है इसको ऊपर उठाने में, तो वो हो क्या रहा है कि मेरे मसल्स का एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में और इसी कारण ये मूवमेंट में आ रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो अब हो क्या रहा है कि मेरे मसल्स का एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो गया और एक हाइट पर यानी यहाँ पर अगर आ गया है तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आया है और इसको लाने में क्या लगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लगा है और वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया। अब मान लीजिए ये एक स्टोन है या पत्थर है और इसको इस साइड से नीचे गिराया जाए या एक छत से गिराया जाए तो क्या होता है, वो नीचे अगर कोई ग्लास है तो ग्लास को तोड़ लेता है, कोई आदमी है तो आदमी को तोड़ दे, मतलब समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट या किसी भी फोर्स के अगेंस्ट ऊपर ले जाते हैं तो उसमें वो एनर्जी सस्टेन हो जाती है, मतलब वो अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। और जब तक वो, जैसे मान लीजिए ऊपर से आया
और नीचे आकर के ग्लास को ब्रेक किया, तो काम किया ना, वर्क किया ना, क्योंकि एनर्जी जो होगा वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो वर्क करता है वहाँ पे, किसी का सर फोड़ दिया, वो भी वर्क ही हुआ ना। तो कहने का अर्थ यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ना, वो मायने करता है कि उसके अंदर एनर्जी सस्टेन कर रहा है, स्टोर है या नहीं। अगला एग्जाम्पल है चेंज इन शेप। इसको समझिए थोड़ा सा। रबड़ का बॉल है, उसको दबाते हैं, इसका मतलब एनर्जी लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स ही लगा रहे हैं उसमें भी। तो मेरे हाथ का एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ उसमें। क्लियर है बात? क्योंकि एनर्जी जो होता है वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता है ना, उसको बनाया जा सकता है, फिर वो ट्रांसफ़र होते रहता है। तो मेरे हाथ से एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ किसमें, बॉल में, ताकि वो मूवमेंट में आ गए। और जैसे ही मैंने छोड़ा तो वो जो एनर्जी मैंने उसको दिया था उसने स्टोर किया हुआ था, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो पहले कंप्रेस हुआ था और अब वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, मतलब फैल रहा है ना। तो ऐसे जैसे गेंद को ऐसे मतलब पचकाते हैं, मतलब जानते ही हैं ना आप, ऐसे दबाते हो तो पचक जाता है, और ऐसे छोड़ते हो तो फिर फूल जाता है। अभी प्लास्टिक का बॉल वाला में ऐसा नहीं होता है। तो उसमें रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि उसमें इलास्टिक गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अब बढ़िए अगला पॉइंट, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एबव द ग्राउंड। अगर ग्राउंड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखे हुए हो तो मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप और साइज, शेप और साइज के बदलने से अगर चेंज हो रहा है, जो चेंजेज आ रहे हैं और उसमें जो एनर्जी लग रही है वो क्या कहलाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने बताया था बॉल वाला, जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वही ना कंप्रेस या स्ट्रेच होगा। तो वो एग्जांपल है, क्योंकि मैंने दबाया तो मैंने एनर्जी उनको दिया, और फिर वो एनर्जी का इस्तेमाल वो अपने मूल रूप यानी मेन फॉर्म में आने के लिए करते हैं। आपने स्प्रिंग वाला एग्जांपल देखा होगा, है ना, शादियों में एक रबर वाला होता था। आपने एक एग्जांपल नॉर्मल सा देना चाहूँगा, वो आप जानते भी होंगे, उसका नाम है कैटेपल्ट, है ना। जानवरों को भगाने में इस्तेमाल में लाया जाता है, ऐसे करके मारा जाता है। इस तरीके का आकार होता है ऐसा, और नीचे ऐसे रहता है, और इसमें रबर बांधा हुआ रहता है, ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग रबर होता है, तो उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें स्टोन ऐसे लगा के ऐसे खींचा जाता है, तो मस्कुलर फोर्स ट्रांसफ़र हुआ। अब उस रबर के पास स्टोर है, अब रबर जैसे मैंने छोड़ा तो रबर ने ट्रांसफ़र कर दिया एनर्जी किसको, स्टोन को, और स्टोन जाकर किसी को हिट किया तो वहाँ पर वो ट्रांसफ़र किया एनर्जी, है ना, जिसके कारण चोट लगती है उसे। तो यही होता है, इसको समझना है। एक दो बार एग्जाम्पल लेकर के किताब भी पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। ए बॉडी में पोसेसेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज़ इन रेस्ट। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है तो उसके पास एनर्जी है। छत पे एक रखा हुआ है ईंट, ब्रिक रखा हुआ है, तो उसके पास एनर्जी है ना, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वहाँ गया हुआ है। तो एक पोजीशन के अनुसार उसमें क्या हो जा रहा है, एनर्जी सस्टेन कर रहा है, उसके पास स्टोर है। और इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई रेस्ट में है तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी स्टोर होगा। अगला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और मोशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है ना, वही क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी कब कहेंगे, जब उसका पोजीशन और जब उसके साइज में परिवर्तन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है ना, उसके कारण, या पोजीशन में जब चेंज आता है या साइज में जब चेंज आता है, उसके कारण जो एनर्जी आती है वो आपको क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। दोनों को जोड़ दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलने से ही कोई भी वर्क होगा, है ना। मैकेनिकल वर्क मशीन द्वारा जो वर्क किए जाते हैं, तो कोई भी मैकेनिकल वर्क करना होगा आपको, है ना, तो उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, और उसमें दोनों सहायता करता है कौन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा समझिए, थोड़ा सा एग्जांपल से देखिए, नीचे देखिए ड्राइंग है, एक स्लाइड है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है, मतलब एक हाइट पे रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही ये नीचे स्लाइड करने लगा तो देखिए इसके पास दोनों हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में भी आ गया। और यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी तो यहाँ से यहाँ कोई हाइट होगा ना, तो इसके हाइट के कारण, पोजीशन के कारण इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके पास हो गया, काइनेटिक एनर्जी है, दोनों मिलकर कुछ माने मैकेनिकल एनर्जी अभी पढ़वे किए हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पे कुछ मैकेनिकल एनर्जी, और नीचे आने पर यानी मोशन के कारण जो वर्क उसने करा वो लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है, ये आपने पढ़ा है। तो सबसे ऊपर पोटेंशियल, बीच में मैकेनिकल और लास्ट में क्या, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। जब कोई स्लाइड पर अगर आदमी भी आ रहा है ना, तो आपने देखा होगा वो वाला खेल देखे ना, पार्क में होता है, वाटर पार्क में ऊपर से कोई स्लाइड करते हुए नीचे आता है, तो सबसे पहले जब ऊपर रहता है तो वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो मोशन में आता है स्लाइड में तो क्या हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। और जब सब नीचे पहुंच जाता है तो उसके मोशन के कारण जो वर्क होता है और जो एनर्जी रिलीज होता है वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक। और रास्ते में कोई मिल जाता है तो समझ ही रहे हैं क्या हालत हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके पहले हमने जाना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि वो होता क्या है। अब जानते हैं कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी पर आधारित तो आप किस तरीके से उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पहले उस फार्मूला को निकालने से पहले यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है और ये ग्राउंड से h हाइट पे रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप रख सकते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़िए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन एबव द ग्राउंड अगेंस्ट ग्रेविटी। यही होता है ना, यहाँ से ग्राउंड से ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, है ना, और मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पर इसका पोजीशन है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही है अभी। तो यहाँ पर ले जाने में जो एनर्जी लग रही है वही एनर्जी जो है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, जो इसके अंदर स्टोर हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर ये वो ऑब्जेक्ट और यहाँ से मैं उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो मेरा मस्कुलर फोर्स लग रहा है ना, और यही वाला ट्रांसफ़र हो गया इसमें जिसके कारण ये मोशन में आ जा रहा है। और यहाँ पर आने पर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ तो इसके अंदर मेरा जो मस्कुलर फोर्स लगा इसको लाने में ये स्टोर हो जाता है। और फिर अगर ऊपर से इसको छोड़ते हैं तो नीचे आकर के किसी को स्ट्राइक करता है उतनी ही तेज़ी से। तो यही है इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क लगा मुझे जो काम करना पड़ा वही ना एनर्जी हुआ। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला यही ना होता है। और वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h हाइट यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या हो गया, h। अच्छा आगे बढ़ते हैं। W इज इक्वल टू फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, पढ़े होंगे आप, I इंटू एस तो लिखा हुआ है। W इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जब करते हैं तो क्या होता है आपका स्मॉल g लिया जाता है ना, और इंटू एस तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या है आपको बात समझ गई। W का यहाँ पर क्या दिया है, W का आपको रिजल्ट दिया है कि W का वैल्यू कैसे आप निकालोगे। तो ये वर्क का वैल्यू हुआ, और जो वर्क होता है यही ना एनर्जी होता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी जो लगाते हो आप उसके कारण ही वर्क होता है। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का फॉर्म है ना, एनर्जी का ही। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि द वर्क, जो काम यहाँ पर हुआ है, द वर्क गेट्स स्टोर्ड अप, है ना, वो जमा हो जाता है। द वर्क गेट्स स्टोर्ड अप इन द बॉडी, है ना, उस वस्तु में जिसको आपने ऊपर की तरफ ले गया, उसको काम करने में जितना वर्क लगाया आपने, मतलब जितना आपने एनर्जी प्रोवाइड करा, वही एनर्जी उसमें जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है ना, एज पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे W बराबर अगर mgh लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी क्या लिख सकते हैं, mgh, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो यही फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर m माने मास, g मतलब g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जानते ही होंगे। ग्रेविटी का अगेंस्ट जब जाता है तो एक्सेलरेशन, और h जितना हाइट पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस पर बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। इन चारों में से कोई 3 दिया हुआ होगा, एक निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब मिलेगा आपको इस पर आधारित पोटेंशियल एनर्जी, तो इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हल करते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी पर आधारित है। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, mgh
देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास भी दिया हुआ है 1 kg और आपका हाइट भी दिया हुआ है 5 मीटर। तो बहुत ही इजी हो गया, आप पुट कर लीजिए यहाँ पर। एम कितना हो जाएगा 1 × 10 × 5 दैट इज कॉल्ड 50 और पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या हो जाएगा आपका जूल, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 50 जूल। और अब जानते हैं पावर के बारे में। देखिए किसी भी व्यक्ति का पावर हम कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड मैन हैं, वो किसी काम को 20 सेकंड में करते हैं और उसी काम को एक युवा लड़का है वो 10 सेकंड में कर लेता है, वो कर ही लेगा। ऐसा नहीं है, अगर हेल्दी वो भी होंगे तो कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली एक बताया गया था, एवरेज टाइम बताया मैंने। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें जानकारी ये मिलती है कि ओल्ड मैन के मुकाबले उस युवा लड़के के पास ज़्यादा पावर है। तो पावर मीन्स क्या? पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट जैसे ही लग जाए समझ लो कि डिवाइड किया गया है। और रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कोई भी वर्क यूनिट टाइम में कितना आप कर लेते हो, ये आपका पावर निर्धारित करेगा। यानी यूनिट टाइम में आप कितना वर्क करते हो, 1 सेकंड में कितना वर्क करते हो, ये आपके पावर को दिखाता है। आगे तो इससे हमें मतलब इस डिफिनीशन से हमें क्या मतलब फॉर्मूला मिलता है? पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन में आप टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पावर मतलब P, वर्क डन मतलब W, टाइम मतलब T, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो पावर में टाइम से गुना करिएगा तो P × T, W इधर रह जाएगा। उसी तरीके से टाइम अगर निकालना है तो W वैसे है वैसे छोड़ दीजिए और P इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हो गया। तो व्हेन वर्क इज डन, ठीक है, अब हम सबको पता है कि वर्क डन जो होता है होने पर, वर्क के डन होने पर एनर्जी कंजप्शन होता है, और वो एनर्जी कंजप्शन वर्क के इतना ही इक्वल होता है। जितना वर्क होगा उतना एनर्जी लगेगा, ये सबको मालूम है। तो व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, जितना आप वर्क करते हो उतना एनर्जी लगता है। कि ज़्यादा लग जाता है या कम लग जाता है? नहीं, बिल्कुल उसके समान ही लगता है। वर्क होता है तो, और वर्क होता ही नहीं है तो वो तो वेस्ट गया। वर्क अगर होगा तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगेगा। तो इससे हमें एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, क्या? पावर इज इक्वल टू वर्क डन जो होता है वो इक्वल होता है किसके? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड के। तो मैंने एनर्जी कंज्यूम्ड वर्क डन के जगह पे लिख दिया। देखिए ध्यान से, टाइम जैसे था वैसे छोड़ दिया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे देगा, एनर्जी कंज्यूम दे देगा, या एनर्जी कंज्यूम पूछेगा, पावर दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, फटाफट निकाल लेंगे। तो क्या दिया हुआ है इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये या ये। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर गिवन को लिखेंगे, फिर आस्क्ड को लिखेंगे एंड देन निर्धारित करेंगे। रेट ऑफ एनर्जी, इस फॉर्मूला से ये डिफिनीशन देखो यहाँ पर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज नोन एज पावर, ठीक है, सेम बात है। आगे जो बात बताई गई है कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि इधर से उधर जा रहा है तो वर्क हो रहा है और उसे एनर्जी प्राप्त हो रही है, ऐसा कोई नहीं है। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और अब यहाँ पर है यूनिट ऑफ पावर। इससे पहले मैंने पावर के बारे में बता दिया है आपको, अब यूनिट ऑफ पावर के बारे में जानते हैं। पावर के बारे में क्या बताया गया आपको कि रेट ऑफ वर्क डन जो होता है वही पावर होता है। तो वर्क डन अपॉन टाइम, तो लिख सकते हैं वर्क डन के जगह पे क्या? W, टाइम के जगह पे T। वर्क का क्या है? ऐसा यूनिट होता है जूल, और टाइम का कितना होता है? सेकंड। इसको जूल पर सेकंड लिख सकते हैं ना, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वाट, यानी इसको वाट स्पेशल नाम दे दिया गया है जिसके नाम से हम जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय W, वाट को किससे डिनोट किया जाता है? W से। और 1 वाट का मतलब क्या होता है? देखो जहाँ पे पावर है ना वहाँ पे 1 वाट अगर रखेंगे तो वर्क डन है वहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। देखो यहाँ पे जूल है और यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये आता है क्वेश्चन कि 1 वाट को डिफाइन करिए, तो कैसे करेंगे? इट इज द पावर ऑफ एन एप्लीकेशन, ये पावर ही ना बता रहा है, वाट क्या बता रहा है? पावर। तो इट इज द पावर ऑफ एन एप्लीकेशन विच डज वर्क एट द रेट ऑफ, किस रेट से वर्क हो रहा है? तो 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। अब इस डिफिनीशन के आधार पर देखो यहाँ पे लिखा गया है 1 वाट को डिफाइन किया गया, तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल
पर सेकंड यानी 1 सेकंड। अब आपने बहुत सारे जगहों पर देखा होगा बल्ब वगैरह में किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात हो रही है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बल्ब का। आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, अब उसका जो मेजरमेंट होता है, जो होता है, वो लिखा हुआ रहता है कि वो 8 वॉट का है। 8 वाट का वो बल्ब है। इसका मतलब ये होता है कि वो 8 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर रेटिंग। लेकिन पहले जो बल्ब होता था पीला वाला, अभी भी बहुत सारी जगहों पर होता है, वो होता था 100 वॉट का, मतलब 100 जूल पर सेकंड। तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था वो, तो बिजली बिल किसकी ज़्यादा आएगी? उसकी आएगी। लेकिन अभी जो आता है बल्ब वो बहुत कम बिजली खपत करता है। तो पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का अगर पावर रेटिंग अगर आप देखोगे दिया हुआ रहता है, एक मेनू देता है साथ में, उसमें दिया हुआ रहता है टेल्स द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन का रेट बताता है, यानी कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जितना ज़्यादा पावर रेटिंग उतना ज़्यादा वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जैसे 60 वाट बल्ब मीन्स क्या होगा, 60 वोट बल्ब मीन क्या होगा, इट कंज्यूम 60 जूल पर सेकंड। यानी 60 वाट का जो बल्ब होगा वो 60 जूल पर सेकंड करेगा। और मैंने बताया था आपको कि अगर आप 100 वॉट का जो बल्ब है वो 100 जूल पर सेकंड कर रहा है, और 8 वॉट जो 8 वॉट वाला बल्ब है वो 8 जूल पर सेकंड कर रहा है, तो कितना गुना आप निकाल सकते हैं डिवाइड करके। यानी लगभग 10 के आसपास वैसे बल्ब जलाइएगा तो आपका सेम एनर्जी कंजप्शन होगा अगर आप एक पीला वाला बल्ब जलाइएगा तो इससे बिजली बिल जो है वो कम लगती है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जानकारियाँ यूनिट के बारे में, किसके यूनिट के बारे में, तो पावर के यूनिट के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, वॉट इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर। ये हमने जाना कि यूनिट जो होता है पावर का वो वॉट होता है, उसको एक और नाम से जूल पर सेकंड के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, बिगर यूनिट्स आर, यानी अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़ा बड़ा यूनिट हो जाए। जैसे दूरी को मापने के लिए छोटा यूनिट क्या, मीटर, और बड़ा के लिए क्या, किलोमीटर। उससे भी बड़ा के लिए तो जानते ही हैं, और भी बड़ा के लिए लाइट ईयर भी होता है, जानते होंगे। उसी तरीके से बिगर यूनिट्स किलोवाट और मेगावाट दिया हुआ है कि अगर पावर का वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो इस रूप में आप दिखा सकते हो। आगे है बताया गया है दोनों को कंपैरिजन करके कि वॉट का किलोवाट के साथ क्या रिलेशन है, वाट का मेगावाट के साथ क्या रिलेशन है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ये तो मालूम ही होगा, और 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वॉट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक दूसरा यूनिट ऑफ पावर होता है जिसको हम लोग हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत पहले जब आविष्कार नहीं हुआ था, किसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो वेपर से चलने वाले जो इंजन होते थे, है ना, भाप से चलने वाले, जेम्स वॉट ने नहीं आविष्कार किया था। उससे पहले हॉर्स का ही इस्तेमाल किया जाता था किसी भी चीज़ को खींचने के लिए, तो हॉर्स पावर पहले होता था। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है, इसको याद कर लीजिए। आगे है 1 HP बराबर, अगर इस वॉट को किलोवाट में बदलना होगा तो मैं 1000 से क्या करूँगा, डिवाइड, तो 0.75 होगा। बोलेंगे कि 0.74 क्यों नहीं, क्योंकि नियरेस्ट कर दिया गया है, 4 के बाद वाला संख्या 5 से बड़ा है तो ये 1 बढ़ जाता है, तो 4 जो है वो 5 हो जाएगा और ये किलोवाट हो गया। क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो 20 जूल वर्क करता है 5 सेकंड में, पावर निकालना है। इससे इजी क्या हो सकता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5, कट गया तो ये हो गया 4, और इसका यूनिट क्या होता है, 4 वॉट। तो ये हो गया आपका आंसर। यूनिट जानने के बाद अब जानते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब मन में आ रहा होगा प्रश्न, कमर्शियल यूनिट क्या होता है। यूनिट तो पता चल गया जिसमें हम मेजर करते हैं पावर को, बट कमर्शियल क्या होता है। कमर्शियल मतलब होता है बिजनेस में, घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं उनका मतलब जो खपत होता है और उससे जो बिजली बिल तैयार होता है वो किस पर तैयार होता है, तो वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पर ही तैयार होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। अब समझाते हैं किलोवाट आवर क्या होता है। पहले तो जान लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, किलोवाट मतलब KW और आवर मतलब क्या हो जाएगा H, तो किलोवाट आवर हो गया, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, जूल, ये आपने जाना है। जिसमें हम लोग लिखते थे क्या,
पावर इज इक्वल टू W बाई क्या T, यही लिखते थे ना। तो पावर मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैं 1 जूल को डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पर, या मैं 1 वॉट को डिफाइन करूँगा तो कैसे डिफाइन करूँगा, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 वॉट के जगह पे हम क्या लिखेंगे, नहीं पावर के जगह पे क्या लिखेंगे 1 वॉट, और जो वर्क हुआ वो कितना हुआ भाई 1 जूल, और यहाँ पे हो गया पर सेकंड। अगर मैं 1 वॉट के जगह पे 1 किलो वॉट लिख दूं तो मैं यहाँ पर जूल के जगह पे 1000 जूल नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है 1000 होता है ना। तो 1 वॉट में 1 जूल, तो 1 किलो वॉट में कितना हो जाएगा 1000 जूल पर सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है 1 किलो वॉट पर आवर में, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड में 1000 जूल जब कंज्यूम करता है तो उसे 1 किलो वॉट आवर कहा जाता है, और 1 किलो वॉट कहा जाता है। और यहाँ पे बोल रहा है 1 किलो वॉट आवर, यानी 1 घंटा में कितना होगा, तो 1 सेकंड में इतना, तो 1 घंटा में कितना होगा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। तो इस वाले में, यानी ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलो वॉट बड़ा 1 किलो वॉट इक्वल टू जो दिया हुआ है, उसमें हम सेकंड से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना सेकंड होता है 1 आवर में 3600, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 36 और इस पर 50, अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो 1 किलो वॉट आवर मीन्स होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। 1 किलो वॉट आवर को 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में कहा जाता है। दोबारा इसको समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिएगा। 1 वॉट का मतलब क्या होता है, 1 वॉट का मतलब कि 1 जूल 1 सेकंड में कंज्यूम करता है एनर्जी। क्लियर है। तो 1 किलो वॉट में क्या हो जाएगा 1000 जूल करेगा 1 सेकंड में, क्योंकि 1 किलो वॉट हो गया। और आपको पता होगा कि 1 किलो वॉट में कितना होता है 1000 वॉट। तो इसको इस तरीके से समझिए कि 1 वॉट में 1 जूल पर सेकंड, तो 1000 वॉट में कितना होगा 1000 जूल बाई 1 सेकंड नहीं होगा। क्लियर है इतना। अब कह रहा है कि 1 सेकंड में जब इतना कर रहा है तो 3600 सेकंड में कितना करेगा, तो 1000 गुने 3600, कम दिया हुआ है ज्यादा पूछ रहा है, गुना करेंगे तो हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ कितना 6 हो गया जूल। क्लियर है। तो जो कमर्शियली होता है, यानी घर पे जो बिजली बिल आती है ना, या जो एनर्जी कंजप्शन वो करता है जिस यूनिट में हम दिखाते हैं, क्योंकि वो लार्जर यूनिट होता है तो उसमें हम दिखाते हैं किसमें किलोवाट आवर में। अब चर्चा कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। ये हम जानते हैं कि एनर्जी को डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता है, ना उसको जनरेट किया जा सकता है, किया बस एक ही काम किया जा सकता है, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना, बदलना। उसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक रूप एनर्जी का है, उसको दूसरे रूप में बदलोगे तो यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उसे कहा जाता है जहाँ बांधों पर जो डैम्स होते हैं, जो जहाँ पे पानी स्टोर होते हैं, वहाँ से जब पानी नीचे आते हैं तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की सहायता से हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, क्योंकि वो डैम पे रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले पढ़ा भी है। इस ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल जाता है किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी जब मोशन में आता है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। देखो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर वाटर रेस्ट में था तो पोटेंशियल एनर्जी, रनिंग में आ गया काइनेटिक एनर्जी, और बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला है एट थर्मल पावर हाउस। थर्मल पावर हाउस कहाँ होता है, आज भी 70% जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, जो हम करते हैं, वो कहाँ से आता है, तो वो थर्मल पावर हाउस से आता है। वहाँ पर जो केमिकल एनर्जी कोल का होता है, जरूर कोई ना कोई केमिकल होते हैं, केमिकल होते होंगे कोल के पास, वही रिएक्शन करके क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं जब उनका कंबशन होता है। तो
तो केमिकल एनर्जी ऑफ कोल चेंज इनटू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में चेंज होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है, और बाद में आगे चल करके वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसका इस्तेमाल फिर टरबाइंस को घुमाने के लिए किया जाता है, और वो फिर टरबाइन घूमने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तैयार होती है। तो यहाँ पे वही मैंने कहा, कोल के पास कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। चेंज, अगर उसको गर्म किया गया तो क्या हो गया, हीट एनर्जी। गर्म करने के बाद टरबाइन घूमने लगा तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, रनिंग में आ गया तो, और उसके बाद उसकी सहायता से क्या मैंने बनाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।